Students, welcome back. As I have said earlier in the previous video, that next time we are going to start with the topic that is known as RTGS. Full form is real time gross settlement. So let's start it. When an RTGS member bank transfers money to any other RTGS member bank anywhere in India, this method is called RTGS. So RTGS is one method of transferring money from one bank to another. मतलब एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने का एक मेथड है दैट इज़ नोन एज RTGS. फुल फॉर्म इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. नाउ व्हाट इज़ द कंडीशन? कंडीशन इज दिस दैट बोथ द बैंक्स, मतलब जिस अकाउंट में से ट्रांसफ़र हो रहा है और जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र होने वाला है, फॉर एग्जांपल वन इज़ SBI एंड अनदर इज़ पंजाब नेशनल बैंक. बोथ द बैंक्स, इसमें से ट्रांसफ़र हो रहा है इसमें, सो बोथ द बैंक्स मस्ट हैव RTGS मेंबरशिप. मेंबर बैंक RTGS की मेंबरशिप दोनों के पास में होनी चाहिए, देन ओनली अमाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड. सो ईच ऑफ द RTGS मेंबर बैंक, जो मेंबर बैंक है उससे ही वो ट्रांसफ़र हो सकता है. एंड दे आर आइडेंटिफाइड थ्रू IFSC कोड. जो RTGS मेंबरशिप जिसके पास होती है, जिस बैंक के पास में होती है, उनके पास IFSC कोड होता है. दिस IFSC कोड इज़ 11 डिजिट अल्फ़ा न्यूमरिक कोड. इट इज़ 11 डिजिट अल्फ़ा न्यूमरिक कोड. तो अल्फ़ा न्यूमरिक कोड मीन्स 11 डिजिट्स आर देयर. सो आउट ऑफ दैट 4 डिजिट्स में जो है वो अल्फ़ाबेट्स होंगे, अल्फ़ाबेट्स, एंड रिमेनिंग 7 विल बी नंबर्स. फॉर एग्ज़ाम्पल SBI की बात करें तो SBIN, तो जो IFSC कोड होगा इन दैट 4 लेटर्स विल बी देयर एंड आफ्टर दैट 7 नंबर्स विल बी देयर. सो इन दिस वे देर इज अल्फा न्यूमरिक कोड. IFSC code is provided by IDRBT. Now this IFSC code you must have seen on the checks. जो चेक होते हैं, चेक में भी IFSC कोड मेंशन होता है, एंड इन पासबुक ऑल्सो. बैंक की जो पासबुक होती है उसमें भी IFSC कोड मेंशन होता है. दिस IFSC कोड इज प्रोवाइडेड बाय वन इंस्टीट्यूट एंड नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट इज, यू हैव टू लर्न इट. इट इज़ important for one more question. IDRBT, that is Institute for Development and Research on Banking Technology, which is situated at हैदराबाद. तो ये इंस्टीट्यूट IFSC कोड बैंक्स को प्रोवाइड करती है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. दिस पॉइंट आई हैव एक्सप्लेन्ड. RTGS इज a method of transferring money from any bank in India. Now the next point is important. In this method, the amount is debited or credited as per the real time and as per gross settlement. Real time and gross settlement. तो अमाउंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल सपोज SBI में से ट्रांसफ़र करना है पंजाब नेशनल बैंक में. वन कस्टमर इज़ देयर, ही इज़ ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में से उसे जिसे ट्रांसफ़र करना उसका अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में. तो जो ट्रांसफ़र करने वाला, द पर्सन हु वांट्स टू डू द ट्रांसफ़र, फ्रॉम हिज अकाउंट अमाउंट विल बी डेबिटेड, एंड टू हुम ही वांट्स टू ट्रांसफ़र, जिसे वो ट्रांसफ़र करना चाह रहा है, पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट होल्डर, उसके अकाउंट में क्या हो जाएगा? दैट मच अमाउंट विल बी क्रेडिटेड. नाउ हाउ मच अमाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड? देयर इज़ वन लिमिटेशन दैट, सी लिमिटेशन इज मेंशन हियर, more than 2 lakh rupees. So minimum limitation is there for the deposit transaction of 2 lakhs or more. RBI provides services through RTGS. So in this limitation is there कि अगर 2 लाख 2 lakh rupees और more than that, 2 लाख या more than or equal to 2 lakh rupees can be transferred. इससे कम का RTGS नहीं होगा. Now come to the next point. In RTGS method, money from the account of account holder of a bank is transferred to the account holder of the another bank in bank. I have explained just now.
कि एक अकाउंट होल्डर के बैंक में से दूसरे अकाउंट होल्डर की बैंक में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं. द ट्रांजेक्शन इज नॉट डन इन कैश, सो बोथ द सेंडर एंड द बेनिफिशियरी नीड टू हैव द IFSC कोड. दोनों सेंडर एज वेल एज द रिसीवर ऑफ द मनी, दोनों बैंक के पास में IFSC कोड होना चाहिए. इट इज़ कंपल्सरी. वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट RTGS member bank only can do the RTGS. For the deposit transaction of 2 lakhs or more, important point, what is the minimum limit of transferring money with the help of RTGS? So that is 2 lakh or more. RBI provides services through the RTGS. In this method, amount is debited in the account holder of the receiver. Debited in the account holder of receiver. This point is wrong. In this method, the amount is रिसीवर के अकाउंट में डेबिट नहीं होगा, इट विल बी क्रेडिटेड. सो मेक दिस चेंज. प्रिंटिंग मिस्टेक इज देयर. इन दिस मेथड द अमाउंट इज क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ रिसीवर ऑन द सेम डे एज सुन एज द बैंक रिसीव्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सेंडर. सो मेक दिस वन चेंज. डेबिटेड नहीं आएगा, क्रेडिटेड होगा. जो रिसीवर है, रिसीवर के अकाउंट में क्रेडिट होगा, और जो सेंडर है, सेंडर के अकाउंट से डेबिट होगा. सेंडर के अकाउंट में से डेबिट होगा और रिसीवर के अकाउंट में क्रेडिट होगा. तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसे चेंज कर देना है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. एन अमाउंट ऑफ 2 lakh rupees और मोर, आई हैव एक्सप्लेन जस्ट नाउ दैट मोर देन और इक्वल टू 2 lakh rupees कैन बी ट्रांसफर. 2 लाख से कम का अमाउंट ट्रांसफर नहीं हो सकता विद द हेल्प ऑफ RTGS. नाउ व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ द बैंक? बैंक का बेनिफिट ये है, बैंक इज चार्जिंग कमीशन. कमीशन इज द बेनिफिट ऑफ द बैंक एंड दिस कमीशन इज टेकन फ्रॉम द सेंडर ऑफ द मनी एंड रिसीवर इज नॉट चार्ज्ड एनी कमीशन. सो कमीशन कौन देगा? कमीशन देगा सेंडर, और रिसीवर के पास से कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट इज नेफ्ट, that is नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र. नेफ्ट का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र. अगेन इट इज़ वन मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन बैंक टू द अदर. ये भी एक जरिया है जिससे एक पर्सन एक बैंक में से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है. और यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम वन अकाउंट टू द अनदर, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है within one bank also. Now let's continue. NEFT is a method in which one bank having NEFT membership, again same condition is there, NEFT की membership होनी चाहिए दोनों बैंकों के पास में, तभी ये ट्रांसफ़र हो सकता है to another NEFT member bank in India. NEFT is also one type of payment, or you can say transfer, just like RTGS. This arrangement is provided through online system. RTGS is also online system. For this IFSC code is given. IFSC code is given. IFSC code यहाँ पर भी compulsory है. In this method there is no limit on minimum amount. Just now we have discussed. RTGS में क्या था? Minimum limit was there. That more than 2 lakh rupees, यानी 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा ही ट्रांसफ़र हो सकते हैं. बट हियर नो लिमिट इज देयर. इट मीन्स एनी अमाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड बट विद इन द लिमिट ऑफ 2 lakh rupees. दैट इज नो लिमिट स्टार्टिंग फ्रॉम से 1 rupees, 1 rupees से लेके 2 lakh rupees तक. तो 2 lakh rupees से ज़्यादा अगर ट्रांसफ़र करना है देन RTGS कैन बी यूज्ड. और अगर 1 लाख से लेके से 1 rupees से लेके, अगर 1 rupees तो कोई ट्रांसफ़र करेगा नहीं, से लेस देन 2 lakh rupees, 2 लाख रुपीज़ से कम अगर ट्रांसफ़र करना है देन यू कैन से नेफ्ट इज़ एप्लीकेबल. नेफ्ट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग मनी. Now one basic difference in RTGS and NEFT is this. In RTGS, the basic difference between RTGS and NEFT is this. Let's understand.
in RTGS amount is transferred on real time and as per real gross money. See, it is given here. As per real time and as per gross settlement, amount is debited or credited as per real time and as per gross settlement. What does it means? It means जैसे ही कस्टमर बैंक में गया और उसने एप्लीकेशन दिया फॉर डूइंग द RTGS, at that time only whatever amount he wants to do the RTGS, say for example 3 lakh rupees, then 3 lakh rupees will be transferred from his account to the other account by the बैंक एम्प्लॉयज़. तो बैंक एम्प्लॉयज़ जैसे ही ट्रांजेक्शन करेंगे, द अकाउंट होल्डर हैज़ गिवन द एप्लीकेशन दिया ट्रांसफ़र करने के लिए, और उसी समय जैसे उसने एप्लीकेशन दिया उसी समय वो अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा. बट दिस इज़ नॉट द केस इन द नेफ्ट में ऐसा केस नहीं है. नेफ्ट में सी दिस अरेंजमेंट इज़ प्रोवाइडेड थ्रू ऑनलाइन. FSC code is given. In this system there is no limit on minimum amount. Maximum 2 lakh can be transferred in batches in this system. What I want to say, maximum 2 lakh can be transferred. मिनिमम की कोई लिमिट नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख ट्रांसफ़र हो सकता है. 2 लाख से ज़्यादा नहीं होगा. तो 2 लाख से कम ट्रांसफ़र हो सकता है इन बैचेस इन दिस सिस्टम. बैचेस में ट्रांसफ़र होते हैं. नाउ बैचेस इज़ आवरली बेसिस एज पर RBI. आवरली बेसिस पे ये ट्रांजेक्शन्स होते हैं बैचेस के अंदर. एंड इन वन बैच मैक्सिमम 10 ट्रांजेक्शन्स विल बी देयर इन वन बैच. In this system, money is credited to the receiver's account on the same day or within 48 hours. Just now we discussed in RTGS में क्या है, ऑन द स्पॉट उसी दिन तुरंत अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे अकाउंट में. बट हियर रिसीवर्स अकाउंट कैन बी क्रेडिटेड. उसके अकाउंट में कब पैसे आएंगे? उसी दिन आएंगे, तुरंत नहीं आएंगे. उसी दिन आएंगे या तो 48 आवर्स के अंदर आएंगे, तुरंत नहीं आएगा. रियल टाइम पे ट्रांसफ़र नहीं होगा, बिकॉज ट्रांसफ़र इज़ डन इन बैचेस. और बैचेस जो है वो ट्रांसफ़र कब होता है? आवरली बेसिस पे. फॉर एग्जांपल बैंक इज स्टार्टेड से वर्किंग से 10 AM को बैंक ने वर्किंग स्टार्ट किया. तो 10 से लेके 11 AM इसके बीच में जो भी नेफ्ट आएगा, जो भी नेफ्ट के एप्लीकेशन आएंगे, सो बैंक विल ट्रांसफ़र. उसका जो फर्स्ट बैच होगा वो होगा से एट 11 AM. तो 11 AM को वो ट्रांसफ़र करेंगे. तो इसमें जितने भी नेफ्ट के लिए एप्लीकेशन आई होगी उसका पूरा का पूरा सेटलमेंट वो 1 घंटे के बाद आवरली बेसिस पे, तो 1 घंटे में जो आया वो 11 AM को कर देंगे. एंड इट इज़ डन डिफरेंट नेट सेटलमेंट बेसिस पे. डिफरेंट नेट सेटलमेंट, तो मैंने 2 चीज़ें एक्सप्लेन किया. पहले तो आवरली बेसिस पे होगा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया. फॉर एग्जांपल पहला सेटलमेंट हो रहा है 11 AM को, और इसमें से 3 नेफ्ट की एप्लीकेशन आई है. अगर 10 से ज़्यादा होती है तो जो स्टार्टिंग की 10 है वो पहले आवर में सेटल होगी और बाकी जो होगा वो नेक्स्ट आवर के लिए जाएगा. सो मैक्सिमम 10 ट्रांजेक्शन्स कैन बी देयर इन वन बैच. अगर 10 से ज़्यादा हो रही तो वो दूसरे बैच में जाएगी. आई एम टेकिंग एग्जांपल, सपोज 3 नेफ्ट एप्लीकेशन इज़ देयर. 3 नेफ्ट की एप्लीकेशन है, तो इससे बैंक ट्रांसफ़र करेगी और ये करेगी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट नेट सेटलमेंट. तो मेथड कौन सा अप्लाई करेगी? डिफरेंट नेट सेटलमेंट. लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंट नेट सेटलमेंट, दैट इज DNS, बिकॉज इन द टेक्स्ट बुक इट इज़ नॉट गिवन. लेट्स अंडरस्टैंड. सपोज SBI is there and Punjab National Bank is there. One NEFT is there जो SBI में से ट्रांसफ़र होना है. मतलब SBI के जो भी अकाउंट होल्डर है उसने SBI में से नेफ्ट
ट्रांसफ़र किया, मतलब उसने वहाँ से पैसे भेजे, तो उसके अकाउंट में से फॉर एग्जांपल से आई एम टेकिंग स्मॉल अमाउंट 1000 अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र किया, मतलब उसके अकाउंट में से माइनस हो जाएगा, और उसे जहाँ पे ट्रांसफ़र करना है वो है पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक में क्या हो जाएगा, 1000 रुपीज़ ऐड हो जाएगा वहाँ पे उसके अकाउंट में। नाउ सेकेंड नेफ्ट इज़ देयर, सेकेंड ट्रांजेक्शन इज़ देयर, जिसमें 3000 रुपीज़ इन दिस वे, लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस वे, पंजाब नेशनल बैंक में से 3000 रुपीज़ का ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन आया है, मतलब इसमें से नेफ्ट करना है, इसमें से ट्रांसफ़र करना है, और वो SBI के अकाउंट में करना है। मतलब पंजाब नेशनल बैंक में से ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब वहाँ से 3000 माइनस हो जाएगा, और SBI के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब जो रिसीवर है उसका अकाउंट है SBI में, तो SBI के अकाउंट में क्या हो जाएगा, 3000 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो रहा है और यहाँ पे ऐड हो रहा है। अब ये दो के दो सेटलमेंट, फॉर एग्जांपल 1 आवर में, 1 घंटे में ये दो ही नेफ्ट के लिए एप्लीकेशन आए, सो आफ्टर 1 आवर द बैंक विल डू द सेटलमेंट विद द हेल्प ऑफ DNS, different net settlement. So what is the different net settlement? Here if you observe plus 3000 and minus 1000, so here 2000 will be plus, and here say minus 3000 and plus 1000, so minus 2000. So Punjab National Bank will transfer 2000 to SBI branch. तो पंजाब नेशनल बैंक क्या करेगी, 2000 ट्रांसफ़र कर देगी SBI के अकाउंट में, SBI की जो ब्रांच होगी उसके अकाउंट में 2000 ट्रांसफ़र कर देगी। सो ये ट्रांसफ़र इज़ नॉट डन रियल टाइम एंड ग्रॉस सेटलमेंट, जितने का अमाउंट है उतने का तुरंत ट्रांसफ़र नहीं होता है, डिफरेंस नेट सेटलमेंट। तो 1 आवर के बाद में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका जो डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस क्या आ रहा है कि 2000 पंजाब नेशनल बैंक में माइनस है और 2000 SBI में प्लस है, तो 2000 ये क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे पंजाब नेशनल बैंक SBI के अकाउंट में। सो इन दिस वे सेटलमेंट इज डन आफ्टर 1 आवर एंड विद द हेल्प ऑफ DNS सिस्टम, दैट इज डिफरेंट नेट सेटलमेंट। से आफ्टर 11 AM, 11 और 12 के बीच में बैंक के पास में से वो 5 नेफ्ट ट्रांजेक्शन्स आ गए, 5 नेफ्ट ट्रांजेक्शन्स। तो अब ये ट्रांसफ़र कब करेंगे, 12 PM, 12 PM को 11-12, तो 11 से 12 के बीच में जो भी नेफ्ट के एप्लीकेशन आएंगे वो ट्रांजेक्शन कब करेंगे, 12 PM को करेंगे। सो आई हैव गिवन जस्ट वन एग्जांपल, टाइमिंग डिपेंड्स अपॉन द बैंक्स अपने हिसाब से टाइमिंग डिसाइड करते हैं। Now let's come to the next IFSC code I have explained just now. All NEFT member bank are identified through IFSC code. तो जो भी नेफ्ट करना चाहते हैं वो IFSC कोड से उन्हें आइडेंटिफाई करता है। बैंक के पास में IFSC कोड होना चाहिए और वो नेफ्ट मेंबर होनी चाहिए। आई हैव एक्सप्लेन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ 11 digits. Commission is charged from the sender, but in case inward NEFT wherein the receiver is not charged any commission, मतलब रिसीवर के पास से कोई कमीशन नहीं लेना है, जो भी कमीशन लेना है बैंक किससे लेगी, सेंडर के पास से लेगी। टू नेफ्ट ₹50,000 बाई कैश, अगर 50,000 कोई कैश लेके जा रहा है और उसे 50,000 तक का अमाउंट वो कैश से, मतलब उसका अकाउंट नहीं है, वन कस्टमर इज देयर, he does not have his account in the bank, but then also he is walk-in customer मतलब वो बैंक का कस्टमर नहीं है, लेकिन उसे अगर नेफ्ट करना है 50,000 से कम का अमाउंट है, 50,000 या 50,000 से कम का, देन ऑल्सो द पर्सन कैन ट्रांसफ़र द मनी विद द हेल्प ऑफ नेफ्ट। वो जाएगा, पैसे जमा करेगा और जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है उसका IFSC कोड और डिटेल्स वो फिलअप करेगा। डिटेल्स में अकाउंट होल्डर्स नेम, अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड, ये सारी चीज़ें वो फिलअप करेगा और वो ट्रांसफ़र कर सकता है इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग द अकाउंट इन दैट बैंक। जिस बैंक से वो ट्रांसफ़र करने के लिए गया है उस बैंक में अगर उसका अकाउंट नहीं, फिर भी वो नेफ्ट कर सकता है, बट लिमिट इज़ देयर, 50,000 से कम का अमाउंट नेफ्ट हो सकता है, नॉट मोर देन दैट।
दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड अर्लियर. बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट भी कंप्लीट किया था ड्यूरिंग द मेन फंक्शंस. लोन ऑल्सो वी हैव कंप्लीटेड इन दैट टॉपिक. लैंडिंग फंक्शन के अंदर कंप्लीट किया था. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक विल बी ई बैंकिंग, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. Now electronic banking is done with the help of electronic media, that is electronic instrument, that is ATM cards, credit card, internet, then with the help of mobile, credit card. So all these are the electronic instruments: ATM card, ATM machines, mobile, internet, laptop, credit card. These are the electronic media. So with the help of electronic media, if banking is done, banking की कोई process हो रही, then it is known as e-banking. Now e-banking was not developed from the earlier, starting से e-banking नहीं है. So how the development in the banking sector has been done, that we can understand from here. So development has been done in phases, 3 phases. First is traditional process. So this was the beginning. स्टार्टिंग में बैंक के ट्रांजेक्शन्स कैसे होते थे? मैनुअली होते थे. एम्प्लॉयज़ वर देयर, क्लर्क्स वर देयर, दे वर रिकॉर्डिंग द transactions, recording the entries in the ledgers. So all the accounts were maintained in the ledgers were maintained for entries of accounts. तो जो भी accounts थे उनके entry के लिए ledgers were maintained. In addition to this, any other work such as keeping vouchers or checking specimen signature. Specimen signature means जो अकाउंट होल्डर है उनके सिग्नेचर का स्पेसिमेन, उन्होंने जैसे सिग्नेचर की, अगर वो चेक करना है तो वो भी मैनुअली होता था. उनकी साइन पहले से बैंक में डॉक्यूमेंट वो जमा होता था, एंड दैट डॉक्यूमेंट वाज टेकन आउट फॉर वेरीफाइंग द सिग्नेचर. Was done without any type of machines. The main thing, traditional banking was done without any type of machines. Machines were not used. All the banking transactions was done manually by the clerks, by the employees, with the help of ledgers. But with the help of science development, advancement of the science and technology, computers were introduced. कंप्यूटर्स आने के बाद में कंप्यूटर्स की मदद से बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स स्पीडी हो गई, थोड़ी बिकम ईजी एंड स्पीडी, थोड़ी फास्टर हो गई और ईजी हो गई. नाउ व्हाट वाज डन, कंप्यूटर्स वर इंट्रोड्यूस्ड एंड इन दैट ऑल द कंप्यूटर्स लाइंग इन द सेम ब्रांच, एक ही ब्रांच में जितने भी कंप्यूटर्स होते थे एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता था. And among that, one of these computers among all the computers of the same branch was called the server. एक को सर्वर बना देते थे, मतलब उस कंप्यूटर से दूसरे सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते थे. इन शॉर्ट, जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है, सो यू कैन से एनी डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड वेरी इजीली, वेरी फास्टली. एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वो डेटा ट्रांसफ़र हो सकता था, because all the computers were connected. In this way, connecting all computers on the same branch is possible and banking process become easy and speedy. तो banking process जो है वो थोड़ा fast हो गई. Now with the help of computers को use करके they were connected through internet. Bank computers were connected through internet. As a result of which banking process becomes very easy and speedy. अब वो इंटरनेट से कनेक्ट हो गए, तो इंटरनेट से कनेक्ट हो गए तो एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को भी डेटा ट्रांसफ़र इजीली कर सकती है, एंड ट्रांजेक्शन्स कैन बी डन फ्रॉम वन ब्रांच टू द अदर एंड फ्रॉम वन बैंक टू द अदर. दिस इज द मेन बेनिफिट व्हेन द बैंक कंप्यूटर्स वर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज internet, that is internet banking, core banking and mobile banking. Bank transactions are done through internet. Just now I have explained
कंप्यूटर्स आ गए और कंप्यूटर्स कनेक्ट हो गए इंटरनेट से, तो अब बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स किससे होने लगे? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. फॉर दिस काइंड ऑफ सिस्टम बैंक हैज़ ऑल्सो सेटअप अरेंजमेंट लाइक ई कॉर्नर एंड ई गैलरी. तो बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक दैट इज़ इंटरनेट बैंकिंग के लिए ई कॉर्नर और ई गैलरी सेटअप किया हुआ है. नाउ ई कॉर्नर और ई गैलरी बेस्ट एग्जांपल इज एटीएम मशीन्स. एटीएम मशीन्स आर ऑल्सो नोन एज ई कॉर्नर और ई गैलरी. In this kind of transactions, the bank provides unique code that is password to the customers. So everyone knows कि जिसके पास में ATM कार्ड है, that is ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, उनके पास में एक कोड पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है एंड देन ओनली ट्रांजेक्शन कैन बी डन. Now let's understand the new sentence. In this type transactions are done in two ways. दो तरह से ट्रांजेक्शन्स होते हैं. वन इज़ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सेकेंड इज़ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस. सपोज वन कस्टमर इज़ देयर एंड ही इज़ गोइंग टू द ATM मशीन एंड ही इज़ से टेकिंग आउट द मनी विद द हेल्प ऑफ ATM कार्ड. ATM कार्ड की मदद से वो पैसे विड्रॉ कर रहा है. सो दैट विल बी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. या तो वहाँ पे वो टेलीफोन बिल, टैक्स बिल, इस तरह से पेमेंट कर रहा है. सो हियर फाइनेंस इज इन्वॉल्व, वो पैसे का ट्रांजेक्शन कर रहा है. सो इट विल बी नोन एज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. नाउ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस वे. वन कस्टमर इज देयर एंड ही इज गोइंग टू द ATM मशीन. ATM मशीन में जा रहा है और वहाँ पे जाने के बाद में ही इज जस्ट चेकिंग हिज अकाउंट बैलेंस बाय टेकिंग आउट द अकाउंट स्टेटमेंट. उसने वहाँ से अकाउंट स्टेटमेंट की प्रिंट निकाली और सिर्फ वो अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर रहा है. हियर नो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज इन्वॉल्व. उसने कुछ पैसे निकाले नहीं और किसी को पैसे भेजे नहीं. सो इट विल बी नोन एज नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जहाँ पे पैसे इंक्लूड नहीं होते. चेकबुक रिक्वेस्ट, उसे चेकबुक की ज़रूरत है. सो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट बैंकिंग उसने चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर दिया. सो दैट विल बी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. पिन चेंज, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर दैट इज़ PIN, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो उसका पिन होगा दैट इज़ कोड. तो वो ATM कार्ड का जो कोड है वो अगर जाके चेंज कर रहा है तो यहाँ पर भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है. सो इट विल बी नोन एज नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट, उसने किसी को चेक दिया हुआ है और वो पेमेंट रोकने के लिए बैंक को रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, देन इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, क्योंकि यहाँ पे पैसे का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है. सो दीज आर दी two basic transactions, financial transaction and non-financial transactions. Now let's understand the new topic. With the help of internet in bank, with the help of internet and other electronic instruments, the following banking services are available. One is core banking, second is e-banking, and third is mobile banking. Let's understand one by one. These three transactions are done with the help of electronic instruments such as internet, mobile phone or laptop, and other electronic instruments like ATM card, credit card and debit card. Now let's understand one by one. First is core banking. Now let's understand what is the full form of core. कोर बैंकिंग में कोर का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म इज सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज. सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज मतलब जिस समय किसी भी अकाउंट में चेंजेस हो रहे हैं, या तो ट्रांसफ़र का, उसमें से पैसे कट रहे हैं, या उसमें पैसे जमा हो रहे हैं, तो रियल टाइम उसी समय जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो सभी के सभी चेंजेस एक सेंट्रलाइज्ड जगह से, सेंट्रलाइज्ड सर्वर, बैंक का एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर होगा और वहाँ से वो सभी ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर कर सकते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल. इन दिस सिस्टम all branches of the same bank
एक ही बैंक की जितनी भी ब्रांचेज हैं, फॉर एग्जांपल एसबीआई, तो एसबीआई की जितनी भी ब्रांचेज हैं लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो कहीं पर भी हों, एसबीआई की जितनी भी ब्रांचेज हैं वो कहीं पर भी हों, पूरे वर्ल्ड में सभी को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से बाय यूजिंग कंप्यूटर्स। तो जो भी कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेंगे इन द सेंट्रलाइज सर्वर ऑफ द बैंक, ऑल द डिटेल्स ऑफ ऑल द अकाउंट्स ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द बैंक्स आर अवेलेबल। मतलब सभी ब्रांचेस के कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे और सभी कंप्यूटर्स एक मेन सर्वर, जो बैंक का सर्वर होगा, बैंक का एक जो मेन कंप्यूटर होगा, मेन सर्वर ऑफ द बैंक, तो वो मेन सर्वर से सभी ब्रांचेस के कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे। एंट्री ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ एन अकाउंट होल्डर ऑफ अ बैंक इज रिकॉर्डेड इन द सेंट्रलाइज सर्वर ऑफ द बैंक इन रियल टाइम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। For example, one person is there and he is living in Surat, and he wants to transfer the money to the person who is having the account in Baroda. अब दोनों का अकाउंट जो है वो एसबीआई में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जितनी भी ब्रांचेस हैं, तो सूरत की जो ब्रांच है वो बड़ौदा की ब्रांच से साथ में कनेक्टेड है। तो सूरत का जो भी अकाउंट होल्डर है, अगर ये यहाँ से अकाउंट होल्डर अगर वो ट्रांसफ़र करना चाह रहा है पैसे दूसरे अकाउंट होल्डर के बैंक में जो कि सिचुएटेड है बड़ौदा में, देन ही कैन डू द वर्क ईजिली विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट बैंकिंग। तो इंटरनेट बैंकिंग पॉसिबल क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द कोर बैंकिंग। तो कोर बैंकिंग में सभी कंप्यूटर्स कनेक्टेड थे, और कंप्यूटर्स जो कनेक्टेड है एक दूसरे से वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। ब्रांच के जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और सभी कंप्यूटर्स जो हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे एक कस्टमर जो है वो सिर्फ एक ब्रांच का अकाउंट होल्डर नहीं है, वो पूरे बैंक का अकाउंट होल्डर है, बिकॉज ही कैन डू द ट्रांसफ़र फ्रॉम एनी प्लेस। लेट्स टेक एग्जाम्पल, अंदर एग्जाम्पल, सपोज वन पर्सन इज देयर और उसका अकाउंट है से भटार की ब्रांच में है, एसबीआई की भटार की ब्रांच में है, और वो पैसे उसका चेक डिपॉजिट करना चाह रहा है, और वो अभी एट प्रेजेंट सपोज ही इज़ देयर इन उधना। तो उधना की एसबीआई की ब्रांच में वो अपना चेक ले जाके डिपॉजिट कर सकता है, एंड ही कैन डू द ट्रांजेक्शन। सो दैट इज़ द बेसिक important. Now let's understand here. The change in entry occurring in the centralized server can be seen in all the branches of the bank. तो जो भी चेंजेस होंगे ब्रांचेस में वो सेंट्रलाइज सर्वर पे दिखेगा, और सेंट्रलाइज सर्वर पे कोई भी चेंज होगा तो वो सभी ब्रांचेस में दिखेगा। The account holder of any branch can complete his transaction from any other branch of his bank. Just now I have given the example कि भटार में अगर उसकी ब्रांच है और वो अभी उधना पे है, तो उधना में वो चेक डिपॉजिट कर सकता है और वो अपने ट्रांजेक्शन्स कर सकता है। ही कैन डिपॉजिट द चेक, ही कैन विड्रॉ और डिपॉजिट मनी और कैन डू एनी ट्रांजेक्शन इन हिज अकाउंट फ्रॉम एनी अदर ब्रांच। आई विल रिपीट द सेम एग्जाम्पल कि भटार की ब्रांच है उसका अकाउंट भटार की ब्रांच में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और वो अभी उधना में है, तो उधना की स्टेट बैंक की जो ब्रांच है वहाँ पर वो चेक डिपॉजिट कर सकता है। सो देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑफ प्लेस। वो एक जगह से दूसरे जगह पे उसकी अकाउंट है तो भी वो ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो अब वो सिर्फ एक ब्रांच भटार ब्रांच का ही अकाउंट होल्डर नहीं रहा, वो पूरी बैंक का अकाउंट होल्डर है। ही कैन डू द ट्रांजेक्शन फ्रॉम एनी अदर ब्रांच ऑफ द सेम बैंक। दस द अकाउंट होल्डर बिकम्स द कस्टमर ऑफ द बैंक। वो बैंक का कस्टमर हो गया एंड नॉट ऑफ द पर्टिकुलर ब्रांच। सिर्फ वो अपने ब्रांच का नहीं, वो पूरे बैंक का कस्टमर है, बिकॉज ट्रांजेक्शन कैन बी डन फ्रॉम एनी अदर ब्रांच ऑफ द सेम बैंक।
from any other place. This process can be done in different branches of the same bank. Different branches हैं, एक ही बैंक के लिए transactions हो सकते हैं because of core banking, centralized online real-time exchange. Because of this arrangement, time and expense of both the bank and the customers are decreased. तो कस्टमर जो है उसे बेनिफिट है, उसका टाइम बचता है, and transaction can be done speedily and easily. Now let's come to the next topic, that is electronic banking. Electronic banking. Electronic banking, as the name suggests, transaction is done with the help of electronic media, that is electronic instrument. I have explained earlier that the best example of electronic banking, or you can say e-corner or e-gallery, the banks, they have set up their e-corner at different places where the person can deposit or withdraw the money and or can do the different transactions of paying the gas bill or paying the electricity bill. He can also know the balance in his account by this system. Because of this kind of transaction, the bank also registers the account holder's mobile number on which the customer receives messages whenever there is any transaction in his account. So with the help of electronic banking, a person can deposit or withdraw the money and can do the transaction with the help of ATM machines. Best example will be ATM machine of e-corner का best example है ATM machines. With the help of ATM cards, the person can withdraw the money, and after withdrawing the money, जैसे पैसे withdraw हो रहे or any other transaction that is done with his card in his account, he receives the messages because the bank also registers the account holder's mobile number. Mobile number बैंक के पास register होता है, तो कोई भी transaction होता है तो उसके पास में message आ जाता है. Because of this, banking work becomes very easy with the help of this system. अकाउंट होल्डर को बार बार बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है. ही कैन डू द ट्रांजेक्शन्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, दैट इज ATM machines with the help of ATM cards. Now next is mobile banking. Now mobile banking, it's very simple to understand. As the name suggests, mobile banking is such a system through which any financial transaction is made possible from any corner of the world through electronic instruments, that is mobile phone with internet connectivity. So two things are compulsory for doing the mobile banking. One is mobile and second is internet connectivity. अगर मोबाइल फ़ोन है और उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी है, मोबाइल फ़ोन इन द सेंस द स्मार्ट मोबाइल फ़ोन in which the internet connectivity and the applications of the bank can be downloaded. तो स्मार्ट मोबाइल फ़ोन जिसमें बैंक की एप्लीकेशन डाउनलोड हो सकती है, then only the transaction can be done. Now how is the procedure? Procedure is very simple. The person who is having the account in any bank, he has to go to the bank, उसे बैंक में जाना पड़ेगा, and he has to do the application. बैंक के पास में जाके वो एप्लीकेशन करेगा. See, the customer has to make an application to the bank in order to get this kind of services. So after doing the application, the bank provides him in the login ID. तो उसे एक user ID और you can say login ID मिलती है along with password. Now after getting the login ID, पहले वो application करेगा, bank will provide login ID and password, and then he has to download the application of the बैंक की जो एप्लीकेशन होगी वो उसे डाउनलोड करना पड़ेगा अपने मोबाइल फ़ोन में. देन ही हैज़ टू डू द लॉगिन विद द हेल्प ऑफ लॉगिन आईडी एंड द पासवर्ड. उसे उस एप्लीकेशन में लॉगिन करना पड़ेगा एंड दिस पासवर्ड इज़ कंपलसरी फॉर द सिक्योरिटी पर्पस. एंड देन ही कैन डू द पेमेंट, और वो पेमेंट कर सकता है विदाउट गोइंग टू द बैंक फिजिकली. पर्सन नीड नॉट टू गो टू द बैंक फिजिकली. उसे बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं होती है. He can do any transaction from his home at any time. रात को बैठे बैठे वो चाहे तो लाइट बिल पे कर सकता है,
गैस बिल पे कर सकता है, टैक्सेस पे कर सकता है, या कोई भी पेमेंट कर सकता है. ही कैन डू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स. उसे कुछ भी परचेज करना है तो वो परचेज कर सकता है, एंड ही कैन डू द पेमेंट विद द हेल्प ऑफ मोबाइल बैंकिंग. So because of mobile banking and internet banking, the banking services have become very easy. Any person can do the transaction without any time limit and without any place limit. Time benefit is there, कभी भी transaction कर सकते हैं, और बैंक में फिजिकली खुद जाने की ज़रूरत नहीं है. घर बैठे कहीं पर भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं with the help of internet banking. So internet banking has proved to be one of the best facility that is provided by the banks. Now let's understand some other point. We have discussed these points. What are the services that is associated with bank? बैंक के साथ में कौन सी services जुड़ी हुई हैं? One is ATM. I have explained earlier. ATM full form is automated teller machine. Full form automated teller machine. Now here teller means clerk. तो टेलर का मतलब हो गया क्लर्क. नाउ हियर व्हाट द क्लर्क इज डूइंग? क्लर्क इज डूइंग रिसीविंग द मनी फ्रॉम द डिपॉजिट होल्डर एंड गिविंग द पेमेंट. पैसे लेना, पैसे देना, एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशंस एंड ऑल द थिंग्स. तो वो बेसिकली पैसे लेने और पैसे देने का काम करते हैं क्लर्क्स. बेसिकली मेन थिंग इज दैट. सो हियर इंस्टेड ऑफ द क्लर्क एक पर्सन ना होके यहाँ पे एक ऑटोमेटिक मशीन है जो पैसे लेने और पैसे देने का काम करती है विद द हेल्प ऑफ ATM मशीन्स. और ATM कार्ड की मदद से, ATM मशीन में ATM कार्ड कंपलसरी है, तो ATM मशीन में ATM कार्ड का यूज़ करके अ पर्सन कैन डिपॉजिट द मनी, ही कैन चेक हिज बैलेंस एंड ही कैन डू द पेमेंट एंड ही कैन डू द बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स. सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज ऑटोमेटेड टेलर मशीन. मतलब ये क्लर्क का काम एक मशीन कर रही है. So when the customer needs, he can withdraw the minimum amount decided by the bank and lesser than the balance of his account. जितना उसके अकाउंट में बैलेंस है उससे कम वो विड्रॉ कर सकता है, बट विद इन द लिमिट दैट इज़ डिसाइडेड बाय द बैंक. बैंक ने डिसाइड किया हुआ है, और ये लिमिट जो है ये पर विड्रॉल पे है, और पर डे कैन विड्रॉ लिमिटेड अमाउंट फ्रॉम हिज अकाउंट अंडर डेली विड्रॉल लिमिट. बेसिकली 20,000 रुपीज़ लिमिट इज़ देयर. ATM मशीन में से 20,000 रुपीज़ पर डे डेली लिमिट, विड्रॉल लिमिट, एंड पर ट्रांजेक्शन्स. सो पर ट्रांजेक्शन्स बहुत सारी बैंक ने 10,000 रुपीज़ रखा हुआ है. दिस विड्रॉल लिमिट इज़ डिसाइडेड एज पर देयर ओन डिज़ायर बाय डिफरेंट बैंक्स. अलग अलग बैंक अपने हिसाब से वो डिसाइड करती हैं. सो बट जनरली 10,000 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन्स एंड डेली ट्रांजेक्शन लिमिट इज़ 20,000 रुपीज़ से ज़्यादा ATM कार्ड से विड्रॉ नहीं कर सकते हैं. द बैंक प्रोवाइड्स ATM कार्ड. आई हैव एक्सप्लेन ATM कार्ड होता है. ATM मशीन में जाके ATM कार्ड यूज़ कर सकते हैं. सीक्रेट पिन नंबर इज़ देयर, कोड नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर वो डालना पड़ता है, पिन नंबर, देन ओनली द ट्रांजेक्शन कैन बी डन. मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द ATM ऑफ द अदर बैंक ऑल्सो. दूसरे बैंक SBI का कार्ड है और अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की मशीन में से विड्रॉ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट सम एक्स्ट्रा चार्ज हैज़ टू बी पेड फॉर द सेम. लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा. अर्लियर इट वॉज फ्री. पहले ये फ्री था. किसी भी ATM मशीन से, किसी भी बैंक की ATM मशीन में से किसी भी बैंक का ट्रांजेक्शन कर सकते थे, बट नाउ सम चार्ज इज टेकन बाय द बैंक. आई थिंक 5 ट्रांजेक्शन्स आर फ्री. 5 के बाद में अगर करते हैं तो चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड, इट इज़ वन काइंड ऑफ कार्ड विच इज़ जनरली यूज फॉर डूइंग द शॉपिंग. अगर किसी को शॉपिंग करना है, कुछ खरीदी करना है, तो देन क्रेडिट कार्ड इज़ यूज्ड. नाउ एज द नेम सजेस्ट, क्रेडिट कार्ड. सो हियर वन क्रेडिट इज़ गिवन बाय द बैंक टू द अकाउंट होल्डर बाय doing the, or you can say by understanding that what is the credit worthiness of the account holder, by doing one study. बैंक क्या करेंगी, जो भी अकाउंट होल्डर है उसके अकाउंट से रिलेटेड
और उसके ट्रांजेक्शन से रिलेटेड वो स्टडी करेंगे। एंड आफ्टर डूइंग द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द क्रेडिट ऑफ द पर्सन दैट हाउ मच डेप्ट कैन बी रिपेड बाय हिम, कितना कर्ज वो वापस कर सकता है, मतलब कितने की क्रेडिट अगर उसे दें तो वो वापस कर सकता है। दिस सिस्टमेटिक स्टडी इज डन बाय द बैंक एंड देन ओनली द बैंक प्रोवाइड्स द क्रेडिट कार्ड। नाउ विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड द बैंक इश्यूज क्रेडिट कार्ड विद अ प्रीडिटरमाइंड लिमिट। आई जस्ट नाउ एक्सप्लेन कि कितने हद तक वो डेप्ट पे कर सकता है, उतनी ही लिमिट का उसे क्रेडिट कार्ड मिलेगा। नाउ विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड व्हेन ही मेक्स परचेज द अमाउंट फ्रॉम हिज अकाउंट, जो परचेज करेगा जितने अमाउंट का उसके अकाउंट में उतना अमाउंट है नहीं, बट देन ऑल्सो प्री डिसाइडेड लिमिट इज देयर। फॉर एग्जाम्पल से 50,000 रुपीज़ की लिमिट बैंक ने दिया हुआ है। सो विद इन द 50,000 तक वो परचेज कर सकता है। व्हेन ही मेक्स परचेज फ्रॉम द परचेज द अमाउंट फ्रॉम हिज अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड द अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द सेलर्स अकाउंट। मतलब वो परचेज कर रहा है, तो परचेज कर रहा है तो उसके अकाउंट में से पैसे डेबिट हो जाएंगे, मतलब डिडक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और जो सेलर है, सेलर का अकाउंट क्या हो जाएगा, इट विल बी credited, sellers accounts will be credited. Now the main important point, यहाँ पर अकाउंट होल्डर, जो भी अकाउंट होल्डर है, अकाउंट होल्डर के अकाउंट में पैसे नहीं है, बट देन ऑल्सो ही कैन डू द पेमेंट विथ इन द लिमिट, और यू कैन से ही कैन डू द परचेज विथ इन द लिमिट गिवन बाय द बैंक। बैंक ने जितने अमाउंट की लिमिट दी है उतने लिमिट तक वो परचेज कर सकता है। Now what is the facility, what is the benefit to the bank? Bank is charging interest after certain period of time. बैंक तो पहले अपना वो चार्ज लेगी क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करने के लिए, ईयरली चार्ज इज देयर। एंड द सेकेंड थिंग दैट द पर्सन हैज़ टू रीपे द अमाउंट विद इन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। जितना अमाउंट है, जितने अमाउंट की उसने परचेज की है, उतना अमाउंट प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट में, से 1 मंथ, 1 महीने का टाइम बैंक ने दिया हुआ है, तो 1 महीने के अंदर से आफ्टर 1 मंथ, जैसे 1 महीने का टाइम ओवर होता है तो 1 महीने में उसे वो पेमेंट रीपे कर देना है। ही विल गेट द बैलेंस स्टेटमेंट, कितने का उसने पेमेंट किया हुआ है, कितने का परचेज किया हुआ है, उसे स्टेटमेंट बैंक विल सेंड एंड ही हैज़ टू डू द रीपे विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। एंड इफ द अकाउंट होल्डर इज नॉट डूइंग द payment within the prescribed time limit, then the bank will take penalty, bank will charge penalty। बैंक क्या करेगी, पेनल्टी चार्ज करेगी, एंड पेनल्टी इज़ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसका जो पेनल्टी का रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो बेनिफिट इज़ देयर कि बिना पैसे होते हुए भी ट्रांजेक्शन्स कैन बी डन, परचेज कैन बी डन, ट्रांसफ़र ऑफ मनी कैनॉट बी डन, ओनली परचेज कैन बी डन, बट he has to repay the amount within the prescribed time limit. Now come to the next topic, that is the debit card. Debit card is different from the credit card. Credit card से वो different होता है. Again with the help of debit card, payment can be done, transactions can be done, but the main point of debit card is this: whatever amount is there in his account, that much amount transactions can be done, not more than that amount can be spent. The card holder can spend only from the available balance in his account. Main important point, क्रेडिट कार्ड में क्या एक्सपेंड किया, उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, देन ऑल्सो विथ इन द प्रेस्क्राइब प्री डिसाइडेड लिमिट वो उतने पैसे का ट्रांजेक्शन कर सकता है, परचेज कर सकता है। लेकिन डेबिट कार्ड में जितना अमाउंट उसके अकाउंट में है, अवेलेबल बैलेंस, उसके अंदर का ही वो ट्रांजेक्शन्स कर सकता है। सो दिस कार्ड इज़ यूज फॉर द पेमेंट ऑफ शॉपिंग, लेकिन अवेलेबल बैलेंस के अंदर तक का ही अमाउंट वो यूज़ कर सकता है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।